नमस्कार। आज की कक्षा में, आज के लेक्चर में मैं कार्ल मार्क्स जो 19वीं शताब्दी के बहुत बड़े चिंतक हुए, जिन्होंने अपने चिंतन से पूरी एक व्यवस्था को परिवर्तन की दिशा दी है, आज हम उनके विषय में, उनके कला संबंधी चिंतन के विषय में वार्ता करेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है, सबसे पहले आप जानें कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रेवेस, जिसे प्रसा कहते हैं, वहाँ के एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स के पिता एक वकील थे एवं उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। 17 वर्ष की अवस्था में कार्ल मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बान विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हीगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और 1839 से 41 में उन्होंने डेमाक्रिटिस एवं एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 14 मार्च 1883 को 64 वर्ष की अवस्था में लंदन में इनका निधन हुआ। कार्ल मार्क्स की दिलचस्पी के मुख्य विषय दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र थे, लेकिन प्रसंगता उन्होंने कला और साहित्य शास्त्र की समस्याओं पर भी गंभीर तथा महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन आज भी इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनकी 2 कृतियाँ, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, जिसका प्रकाशन 21 फरवरी 1848 को हुआ है, और दास कैपिटल, जो 14 सितंबर 1867 को पहली बार प्रकाशित हुई, इसने एक समय में दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से निर्णयात्मक असर डाला था। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक फरवरी 1845 में प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो जून 1847 में प्रकाशित हुई थी। पिछले 7-8 दशकों के दौरान इन बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके उनकी मीमांसा करने का प्रयास लगातार चलता रहा है, पूरी दुनिया में चलता रहा है, और विश्व की अनेक भाषाओं में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया तथा मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का एक समग्र रूप विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया में मार्क्स के कला और साहित्य विषयक विचारों पर मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों ही तरह के लेखकों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। भारत के हिंदी के जगत के सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर नामवर सिंह का नाम आपने सुना होगा। इनके द्वारा संपादित पुस्तक संकलन में दोनों ही धाराओं के लेखकों के विचारों को संकलित किया गया है। कार्ल मार्क्स ने कला और साहित्य विषयक जिन प्रश्नों पर विचार किया है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दृश्य कला का मनुष्य के कर्म से संबंध, सौंदर्य शास्त्र का स्वरूप, कला के सामाजिक और रचनात्मक पहलू, सौंदर्यानुभूति के सामाजिक स्वरूप और विचारधारात्मक अधिरचना में कला। नेक्स्ट है कला या साहित्यिक कृति का वर्गीय आधार और उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता। कला का यथार्थ से सौंदर्य शास्त्रीय रिश्ता और अगला विचारधारा और संज्ञान,
इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूंजीवादी व्यवस्था में कलात्मक सृजन तथा माल का उत्पादन। शब्द पे ध्यान देंगे, माल का उत्पादन। और नेक्स्ट है कला में दीर्घ जीविता के तत्व और उपकरण। इसके बाद रूप और अंतर्वस्तु का क्या रिश्ता है, इस पर भी विचार मिलता है। कला के सामाजिक उद्देश्य एवं कला की लौकिकता का स्वरूप आदि, इन पे जो नामवर सिंह की पुस्तक है उसमें गंभीरता से चर्चा की गई है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित लेखों को पढ़कर पाठक साहित्य और कला से संबंधित इन सभी मुद्दों से परिचित हो सकेंगे। मोटे तौर पर यह पुस्तक मार्क्सवादी कला और साहित्य चिंतन में होने वाली बहसों से आपको रूबरू कराती है और एक हद तक इस विषय में उनकी दृष्टि निर्मित करने में मदद भी करेगी। इस पुस्तक से मार्क्सवादी साहित्य और कला चिंतन की गहराई में जाकर उसका अध्ययन करने का रास्ता भी साफ होगा। नामवर सिंह ने उल्लेख किया है कि सौंदर्य शास्त्र को व्यवहार से जोड़ देने से मार्क्स के समूचे दर्शन की तरह उनका सौंदर्य शास्त्र भी भाववादी सौंदर्य शास्त्र की अपेक्षा मूलगामी ढंग से एक भिन्न स्तर पर आ खड़ा होता है। फायरबाख के बारे में लिखी गई अपनी थीसिस में कार्ल मार्क्स ने भाववाद और पूर्ववर्ती भौतिकवाद के खिलाफ वस्तु और आत्मा के बीच ऐसे संबंध की धारणा प्रस्तुत की है जिसके अनुसार कला वस्तु एक उत्पाद, मनुष्य की एक इंद्रिय गतिविधि, एक व्यवहार और आत्म के वस्तु रूपांतरित व्यवहार के विस्तार के रूप में देखी जा सकती है। अडोल्फो सांचेज वास्क्वेस का नाम आपने सुना होगा, जो स्पेनिश बोर्न मैक्सिकन फिलोसोफर रहे हैं। इन्होंने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में उस प्रश्न का हल ढूंढ लिया जिससे महान लोग एक अरसे से उलझते रहे हैं और जो प्रश्न छोटे लोगों के समझ में इसलिए नहीं आता था कि वे छोटे लोग थे। ये वर्गीय स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ। यह प्रश्न है कि किसी कलाकृति के अस्थायी सौंदर्य मूल्य को उस ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंग बनाना जिससे वह कृति अपनी पूर्णता और सौंदर्य मूल्य में ही वस्तुतः अविभाज्य होती है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र सही ढंग से यह तथ्य पहचानता है चूँकि महान कलाकार गतिहीन वस्तुओं और स्थितियों को नहीं प्रस्तुत करता बल्कि प्रक्रिया की दिशा और रुझान को व्यक्त करने की कोशिश करता है, इसलिए उसे इस प्रक्रिया के स्वरूप को अच्छी तरह से इसके पकड़ में होनी चाहिए और इस प्रकार की समझ बिना पक्षधरता के नहीं आ सकती। आपको इस पार या उस पार की सोच रखनी होगी। कार्ल मार्क्स साहित्य के इतिहास के बारे में मानते हैं कि साहित्य एवं कलाएं विचारधारा का ही एक रूप है। वे मानते हैं कि वे मूलतः समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से उत्पन्न हैं और इसी पर स्थित और आधारित हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होने के साथ ही साहित्य, कला अथवा विचारधारा के अन्य रूप भी कमोबेश इसी तेजी के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। उनका यह भी मानना है कि ऐसे परिवर्तन पर विचार करते समय उत्पादन की आर्थिक परिस्थितियां, जिन्हें पदार्थ विज्ञान की भांति ठीक से आंका जा सकता है, एवं विचारधारा के रूप जिनमें मनुष्य इस संघर्ष के प्रति सचेत रहता है, इन दोनों के बीच में भेद किया जाना चाहिए। कलाकार के सामाजिक आंदोलनों का अप्रतिबद्ध दर्शक होने की धारणा, जिसे फ्लावेयर की उदासीनता या अनुद्विग्नता कह सकते हैं, अधिक से अधिक एक भ्रम या आत्म प्रवंचना है और आम तौर पर जीवन और कला के बुनियादी मसलों से किनारा करना है। मार्क्स तथा एंगल्स का दोनों का मत यहाँ पे एक समान स्थान पे आता है, जब दोनों कहते हैं कि साहित्य अथवा सौंदर्य बोधीय चेतना की उत्पत्ति या इसमें कालानुसार हो रहे परिवर्तनों के कारण मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व में ही ढूंढा जाना चाहिए।
चूंकि सामाजिक अस्तित्व की दशाओं में परिवर्तन होता ही रहता है, वर्ग में बटे समाज की अनेक प्रक्रियाओं का प्रभाव मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व पर पड़ता है। अतः कला के अभिप्राय, भाव, संदेश और शिल्प में भी बदलाव होता रहता है। कला और मनुष्य के सामाजिक अस्तित्व के बीच यह प्रक्रिया अन्योन्याश्रित रूप में चलती रहती है। हमेशा सापेक्ष संबंधों में यह गतिमान रहती है। साहित्य तथा कला में यथार्थ का सबसे सटीक चित्रण होना चाहिए, ऐसा मार्क्सवाद मानते हैं। मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि ने यथार्थवाद की अवधारणा रखी, जो साहित्य और कला को देखने परखने का एक बड़ा मापदंड माना जाता है। ऐसा कोई महान कलाकार नहीं है जो यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए अपना रुख, अपनी आकांक्षाओं और अपने उद्देश्यों को व्यक्त न करता हो। प्रमुख यथार्थवादी कलाकार गुस्ताव कुर्बे की कृतियां मार्क्सवादी चिंतन की अकुट परिचायक है। बहुत हद तक आप एडवर्ड माने की कृति लंच ऑन द ग्रास में भी सामाजिक यथार्थ के व्यंग को देख सकते हैं। इसी प्रकार भारत में सुव्याख्यात कलाकार विकास भट्टाचार्य जी की कृतियां भी सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करती हैं। मार्क्सवाद प्रत्येक वस्तु को एक गतिमान प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करता है। ध्यान रखें, मार्क्सवाद प्रत्येक वस्तु को एक गतिमान प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करता है और जीवन का प्रत्येक पहलू सदा दो बिंदुओं से टकराता है, या तो वे सकारात्मक होंगी या नकारात्मक, अच्छा होंगी या बुरा, सत्य होंगी या असत्य। इन बिंदुओं से टकरा कर ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली में वाद विवाद व संवाद की स्थिति जीवन की गति के साथ जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक भौतिकवाद और प्रत्येक युग में समाज, साहित्य और संस्कृति को समझने का एक पुख्ता आधार बनता रहेगा। मार्क्सवादी विचारधारा की प्रासंगिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी मार्क्सवादी विचारधारा अपनी तमाम कमियों के बावजूद चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया के अधिकतर बुद्धिजीवियों का झुकाव सहज ही मार्क्सवाद की तरफ हो जाता है, या तो वो मार्क्सवाद के समर्थन में होते हैं या मार्क्सवाद के विरोध में सक्रिय हैं। साहित्य और समाज को देखने और परखने का संपूर्ण दृष्टिकोण मार्क्सवाद उपलब्ध कराता है। साहित्य एवं कलाओं के सामाजिक आधार संबंधी अपनी मान्यता के संदर्भ में मार्क्सवादी साहित्यिक और चिंतकों ने साहित्य एवं कला की व्यक्तिवादी, कलावादी, रूपवादी मान्यताओं का पुरजोर विरोध किया है, खंडन किया है, जो आज चल रही है। मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि व्यक्तिवाद पूंजीवाद की आत्मा है और इसी का एक रूप है अहमवाद, जहां व्यक्ति खुद को ही सर्वसत्ता संपन्न समझते हुए संपूर्ण समाज के विरोध में खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, सुधीजनों, आप सभी लोगों ने मार्क्सवाद को संक्षेप में किंतु बहुत ही गहराई से सारगर्भित रूप में समझने का प्रयास किया होगा इस लेक्चर में। अब मुझे निस्संदेह 100% विश्वास है कि यह लेक्चर आपको मार्क्सवाद की संकल्पनाओं के साथ एक दृष्टि देगा जो समाज की स्थिति, परिस्थिति और कला वस्तुओं के निर्माण के संदर्भ में आपकी पक्षधरता को तय करने में सहायक होगा। तो ये वीडियो यदि पसंद आया है, आपके शैक्षणिक के सामग्री के लिए उपयोगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।